हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 में आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक को अगर आप बुक में देखोगे तो काफ़ी सारी थ्योरी दी गई है। कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है और किन को याद नहीं करना वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। सबसे पहले जैसे ही ये टॉपिक शुरू हो रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो पहले ही दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। एक है न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस required by an organism for growth, energy, repair and maintenance. Nutrients substances हैं। substances का मतलब क्या है? substances का लफ्ज़ जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एलिमेंट्स भी, कंपाउंड्स भी और मॉलिक्यूल्स भी, ये सारा कुछ शामिल होता है। ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स असल में सब्सटेंसेस हैं रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जिनकी एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है। किस मकसद के लिए? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। बात समझ आ गई? तो न्यूट्रिएंट्स दरअसल वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए। बात समझ आ गई? अब ये सब्सटेंसेस, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करेगा कोई भी जानदार? तो खाने से ही हासिल करेगा, जाहिर सी बात है। खाना जब कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो खाने के अंदर ये सारी की सारी सब्सटेंसेस मौजूद होंगी, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगी। वो खाना जब बॉडी के अंदर जाएगा तो कोई मैकेनिज्म लगा होगा, उस मैकेनिज्म के ज़रिए खाने से इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अलग किया जाएगा और फिर इनको उस बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा। बात समझ आ रही है? पहले क्या हुआ कि आपने खाना खाया, खाने के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद थी। अब जिस्म के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है बॉडी के अंदर, उस मैकेनिज्म के ज़रिए खाने से इन न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग किया गया। सबको अलग करने के बाद फिर इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया गया, एनर्जी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। तो अब ये प्रोसेस जिसमें आपने न्यूट्रिएंट्स को पहले इनटेक किया, न्यूट्रिएंट्स को लिया और फिर उसको कन्वर्ट किया बॉडी सब्सटेंसेस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। बात समझ आ गई? तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इन विच, जिसमें फूड इज़ प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड, पहले आप खाने को बनाते हो या फिर हासिल करते हो, एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, फिर इनको बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। बात समझ आ गई? अच्छा, फूड इज़ प्रिपेयर्ड, या तो प्रिपेयर किया गया या फिर ऑब्टेन्ड हासिल किया गया, दो अल्फाज है ना। तो प्रिपेयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटोट्रॉफ्स को। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो कि खुद ही फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। तो प्रिपेयर किया गया मतलब बॉडी के अंदर ही फूड को तैयार किया गया, या फिर ऑब्टेन दूसरे सोर्सेज से हासिल किया गया। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह होगी, कौन कौन सी चीज़ें? तो आप जानते हो कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, H2O वाटर को इस्तेमाल करता है सनलाइट की मौजूदगी में, प्लस क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक, क्लोरोफिल, और इस सब से अपना खाना तैयार कर लेता है। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ से प्लांट्स को कितने न्यूट्रिएंट्स मिली? एक तो कार्बन मिला, हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। लेकिन ये प्लांट के बॉडी के लिए इनफ है? आपको क्या लगता है कि ये तीन न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही इनफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स भी तो होंगी। अब प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है, तो अब नाइट्रोजन तो यहाँ से हासिल हो नहीं सकती फोटोसिंथेसिस से। क्यों? प्रोटीन के अगर आपको स्ट्रक्चर को देखो, आपको याद हो तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है NH2। बात समझ आइए? तो अमाइनो ग्रुप के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन तो फोटोसिंथेसिस से मिल नहीं रही। इसी तरह अगर आप क्लोरोफिल बनाओ तो क्लोरोफिल के फार्मूले को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मैग्नीशियम नज़र आएगा, इसी तरह उसमें भी नाइट्रोजन नज़र आएगा। तो अब ये चीज़ें तो आपको फोटोसिंथेसिस से नहीं मिल रही, इसका मतलब ये इनफ नहीं है। फोटोसिंथेसिस में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मिल गई, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब और काफ़ी सारी मिनरल्स हैं जो कि आपको फोटोसिंथेसिस से नहीं मिलती। मिनरल्स, उन मिनरल्स को फिर प्लांट कैसे हासिल करेगा? रूट्स के ज़रिए। कैसे हासिल करेगा? रूट्स के ज़रिए। सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ऊपर एरियल पार्ट्स तक पहुंचाएगा मिनरल्स। तो इनको हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ तक क्लियर? आते हैं थोड़ी सी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की डिटेल को देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स होती हैं दो तरह की, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरी है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा, स्मॉल, और मैक्रो मतलब बड़ा। आपने इससे पहले भी कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा है, मतलब वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि H2O, CO2। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है। यहाँ पर माइक्रो का मतलब, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये नहीं है कि ये छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। बात समझ आ गई? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मिकदार, थोड़ी सी मिकदार में चाहिए, और ये जो है ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी। बात समझ आ गई? अब ज़रा इनके नाम याद रखने हैं। पहले आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देख लो जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, वो कौन कौन से हैं? तो ये एक वर्ड आप याद रख लो, ऊंचा कपड़ा, ऊंचा कपड़ा, ठीक है। इसमें वो सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले ऊंचा, ONCH, ऊंचा कपड़ा, CA और P, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, तीन और हैं, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है और पोटाशियम है। तो ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए प्लांट्स को। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फ़र, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट्स को ज़्यादा मिकदार में चाहिए, इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बात समझ आ गई? इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एग्जांपल है आयरन की, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम है, इसके अलावा क्लोरीन है, निकल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये थोड़ी मिकदार में चाहिए, इनकी ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए। अब ज़रा इनके फंक्शन को देखते हैं एक एक करके। तो पहले आप देखो, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तीनों तो जितने भी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, लिपिड्स हों, सब के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये तो मौजूद थी। तो ये तीनों तो मेजर कंपोनेंट हैं, मेजर कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स। जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं सब के अंदर आपको ये न्यूट्रिएंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ पाई जाती है? नाइट्रोजन आपने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को देखा था वहाँ पर, उसके लिए चाहिए, प्रोटीन्स के लिए चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स में इसकी ज़रूरत है, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स थे ना। न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज़ से बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट्स थे, एक 5 कार्बन शुगर थी, फॉस्फेट ग्रुप थे, और साथ नाइट्रोजनस बेसिस लगी थी। तो अब नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन होगी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो कैल्शियम चाहिए सेल वाल के लिए, सेल वाल मतलब प्लांट सेल के अंदर जो एडिशनल बाउंड्री थी, एडिशनल वाल थी, सेल वाल, तो उस सेल वाल को मजबूती कौन फराम करता है? कैल्शियम फराम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोसिस में भी इसका काफ़ी रोल है। ऑस्मोसिस मतलब कब सेल के अंदर पानी जाएगा, कब उससे बाहर आएगा, इस चीज़ को आप ऑस्मोसिस कहते हो, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑस्मोसिस में भी इन्वॉल्व है, सेल वाल के स्ट्रक्चर को भी बनाता है। फॉस्फोरस को देखो, तो अभी आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फेट ग्रुप था, तो इसका मतलब फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड्स में भी पाया जाता है। और इसके अलावा एटीपी में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके नाम में भी फॉस्फोर पी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। एटीपी को बनाने के लिए भी चाहिए सल्फ़र। सल्फ़र आपको प्रोटीन्स के लिए चाहिए, सारी प्रोटीन्स में तो नहीं होती लेकिन कुछ प्रोटीन्स में सल्फ़र है, ठीक है। ये सल्फेट ब्रिजेस इसमें बनाती हैं, तो प्रोटीन्स के लिए चाहिए। इसी तरह मैग्नीशियम को अगर आप देखो, मैग्नीशियम आपको चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए। क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg,
इतना बड़ा फार्मूला है। तो ये क्लोरोफिल बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम की चाहिए। इसी तरह पोटाशियम जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या चीज़ है? लीफ के अंदर कुछ खास तरह के पोर्स होते हैं। ये एक लीफ का अगर स्ट्रक्चर है ना, इस लीफ के अंदर खास तरह की पोर्स होती हैं जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है। मतलब ऑक्सीजन बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो आप फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई लीफ के अंदर? तो स्टोमेटा के ज़रिए से आई। अब ये स्टोमेटा, ये जो पोर्स हैं, ये रात को बंद होते हैं और दिन को खुल जाते हैं। अब इनके ये खोलने और बंद होने में किसका रोल है? पोटाशियम का रोल है। बात समझ आ गई? तो ये तो थे लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देख लेते हैं। तो देख लो, आयरन का फंक्शन है कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? ये जो प्रोसेस आपने पीछे पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेजेस थे ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स गुजरते थे और एटीपी बनाते थे, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में खास तरह की प्रोटीन्स हैं, साइटोक्रोम्स और फेरिडोक्सिन वगैरह। तो उन प्रोटीन्स के अंदर ये आयरन पाई जाती है। बात समझ आ गई? मोलिब्डेनम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आपने देखा नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन डायरेक्टली फ़िज़ा में नाइट्रोजन तकरीबन 71% है। तो अब प्लांट के अंदर ये खसूसियत नहीं है कि वो CO2 की तरह डायरेक्टली ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ले ले एनवायरनमेंट से। तो वो क्या करता है? वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। अब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कैसे बनती है? सॉइल के अंदर खास तरह की बैक्टीरिया होती हैं जिनको आप नाइट्रोबैक्टर्स कहते हो। वो क्या करती हैं कि फ़िज़ा से नाइट्रोजन को लेती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं नाइट्रेट्स में। उन नाइट्रेट्स को फिर बॉडी प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं, रूट्स उन नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उन नाइट्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। किस चीज़ में? अमोनिया में। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगी। तो ये मोलिब्डेनम उस एंजाइम्स के कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं? एंजाइम्स के कंपोनेंट्स हैं। एंजाइम कंपोनेंट्स हैं कौन सी एंजाइम्स? जो कि कन्वर्ट करती हैं नाइट्रेट्स को किस चीज़ में? अमोनिया में, NH3 में। बात समझ आ गई? ये इसका रोल था। क्लोरीन का रोल क्या है कि ये एक्ट एज अ कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। मतलब एंजाइम को कैटालाइसिस में मदद देता है और इसके अलावा ये भी ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व है। ऑस्मोसिस का मतलब सेल के अंदर सेल वाल को क्रॉस करके पानी का अंदर आना और फिर बाहर जाना, तो इस चीज़ को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लोरीन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। इसी तरह ये निकल भी नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना नाइट्रेट्स को अमोनिया में। तो इन सब चीज़ों में कौन इन्वॉल्व है? निकल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक, ये चंद एग्जांपल थी। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और भी आपकी बुक में दी गई हैं, तो आप बुक से ही पढ़ लेनी है। तो अब इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में, एक तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है। फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी दो पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आपने पहले फ़र्क बताना है। न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल को याद रखने का आसान तरीका है, ऊंचा कपड़ा ONCH, ऊंचा CAP, ये कपड़ा आ गया, और ये तीन है, ऐसे ही याद रख लो, SMG और K, सल्फर, मैग्नीशियम और पोटाशियम। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थी। फिर शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के वो नाम बताएगा कि रोल लिखो, कैल्शियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है। तो आपने फिर बताना होगा कि कैल्शियम सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाती है, ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल को बनाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के रोल्स हैं। कोई भी आपसे दो पूछकर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ आ गई? बाकी लॉन्ग क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से नहीं आना, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे MCQs में। ठीक, यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।